आज की सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री का नाम हत्या है। कहानी की शुरुआत में हम कृष्णा रेड्डी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो स्टेट के सीएम का पीए होता है। सुबह सुबह सीएम से मिलने आता है और उसी दौरान सीएम के घर में काम करने वाली मेड अपने बेटे प्रकाश के साथ वहां पहुंचती है। कुछ ही देर में प्रकाश अपनी मां को छोड़कर वहां से लौटने लगता है। तभी वो सब लोग नोट करते हैं कि आज तो सीएम सर घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। उन लोगों को थोड़ा शक होने लगता है और लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो लोग दरवाजा तोड़ के घर के अंदर चले जाते हैं जहां सीएम सर के कमरे से हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वो खून के निशान सीधे उनके बाथरूम की तरफ जा रहे थे, जहां जाकर देखने पर उन्हें सीएम की डेड बॉडी नजर आती है। उनके सर की तो बहुत बुरी हालत में हत्या हो रखी थी। उन्हें काफी बेरहमी के तरीके से मारा गया था। उन्हें ये देखने के बाद बहुत ही शौक लगता है क्योंकि सीएम का मर्डर हुआ है, ना कि किसी छोटे मोटे आदमी का। अब स्टोरी थोड़ा पीछे जाती है जहाँ पे हम देखते हैं सीएम की पार्टी में न्यू लीडर राघव जो इलेक्शन जीत गया है और राघव स्टेट का न्यू सीएम है। अब जो राघव है ना, वो हमेशा ही पार्टी में बहुत ही क्लोज मेंबर है। सीएम सर उसको अपने बेटे की तरह मानते थे, इसी वजह से राघव को भी सीएम की मौत से काफी बड़ा झटका लगता है। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। अब असली सीएम की तो डेथ हो गई है, तो अब उसे ही सीएम बनना पड़ता है। फिर वो सीएम के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाता है। राघव इसके लिए आईपीएस सुधा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि देखो, सीएम के मर्डर की सारी डिटेल्स मुझे ए टू जेड चाहिए। तो सुधा पूछती है, सर आपने मुझे ही क्यों ये केस दिया है? ये केस तो सीआईडी भी कर रही है ना, तो हम क्यों इसके ऊपर ध्यान दें? तब राघव बोलता है कि मुझे पता है कि सीआईडी कैसे काम करती है और उनके ऊपर किन किन लोगों का प्रेशर रहता है, तो मुझे उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। सुधा तो बहुत ही खुश हो जाती है कि इतने बड़े मिनिस्टर को मुझ पे भरोसा है। अब सुधा केस की फाइल्स को लेकर ऑफिसर्स की एक टीम बनाती है। उनमें से सीएम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहती है, जिसमें से ज़्यादातर सही पता चलता है। सीएम बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने लोगों के लिए फ्री हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनवाए थे। इस वजह से ऐसा कहना मुश्किल है कि कोई भी उनसे नफरत करता होगा। फिर भी सुधा सीएम के घर जाती है और वहां जाकर देखती है घर में सीसीटीवी इंस्टॉल किया जा रहा है। असल में सीएम की डेथ के समय यहाँ पे सीसीटीवी नहीं था। केस की स्टडी करते वक्त सुधा को ये भी पता चलता है कि इस केस को तो कई बार इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और वो इन्वेस्टिगेशन सीआईडी ही कर रही है। और उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी। हालांकि सीआईडी केस को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना, थोड़ा अपनी तरफ से ध्यान देना बंद नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत कर रही है। मे बी उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर हो। लेकिन रिपोर्ट में उनके ये लिखा था कि सीएम की मौत बाथटब में गिरने की वजह से हुई है, जिससे उनके दिल का दौरा आया और फिर उनकी मौत वहीं पे हो गई। सीआईडी की ये रिपोर्ट सुधा को कुछ सही नहीं लगती है। सुधा फिर सीएम की फैमिली से मिलने जाती है, जिनमें से उनकी पहली सस्पेक्ट होती है बेटी। सस्पेक्ट मतलब बेटी से पहले पूछताछ करती है। तो वहाँ जाके उसको पता चलता है कि वो फैमिली से अलग रहती है, वो वहाँ पे नहीं रहती है। अब अगले दिन सुधा एक मीटिंग रखती है जिसमें सभी ऑफिसर्स को यह पता लगाने के लिए बोलती है कि जिस दिन सीएम सर की डेथ हुई थी उस दिन उन्होंने क्या क्या किया था, पूरा डिटेल लेके आओ। उस दिन सुबह कृष्णा सीएम के पास आया था। उस वक्त सीएम के घर में एक पंडित भी आया हुआ था। असल में सीएम को एस्ट्रोलॉजी पर काफ़ी भरोसा था, इस वजह से पंडित से पूछताछ कर रहे थे कि बताओ भाई, कब कौन सा समय सही है। एक्चुअली अपनी लाइफ में उन्हें कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता था तो वो पंडित जी से सही समय, सही मुहूर्त, वो सब जान के फिर उसके बाद ही डिसीजन लिया करते थे। सीएम बाकी मेंबर्स के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए को भी अपने घर मिलने के लिए बुलाया था और उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगले इलेक्शन में अब हमारी ही पार्टी जीतने वाली है। अब सीएम पार्टी के ऑफिस जाकर कुछ और भी मीटिंग्स करते हैं। इसके बाद वो देर रात घर लौटते हैं और फिर अगले दिन उनकी डेड बॉडी घर पे मिलती है। और कृष्णा ने सबसे पहले लाश देखी थी, तो उसने सीएम के बेटे को कॉल करके सारी बात बता दी और ऐसे धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल जाती है। सुधा को कोई क्लू नहीं मिलता है कि ये मर्डर कैसे हुआ रहेगा, इसलिए वो एरिया के लोकल गुंडे बदमाशों को पकड़ती है और फिर उनको खूब पीटती है और उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश करती है। सुधा अब निराश हो जाती है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन जो नहीं मिलती है। फिर वो कृष्णा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, क्योंकि सबसे पहले लाश तो उसने ही देखी थी ना। तो वो बताता है कि उस वक्त वहाँ एक लेटर भी मिला था जिसमें लिखा था कि मेरा ड्राइवर मुझे मारना चाहता है। कृष्णा ने फिर सीएम के बेटे को कॉल करके बता दिया सीएम सर की डेथ हो गई है, पर उसने ये भी कहा कि ये लेटर भी एक मिला है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। तो उनके बेटे ने कहा कि भाई लेटर छुपा दो। उसके बाद कृष्णा ने वैसा ही किया। लेकिन सीआईडी तक ये बात पहुंच गई, सीआईडी के पास वो लेटर भी पहुंच गया और फिर भी सीआईडी ने कुछ नहीं किया। तो ये जान के सुधा को तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है यहाँ पे। अभी कृष्णा और ये भी बताता है कि उस दिन कुछ देर के बाद वहाँ पे गंगा रेड्डी आए थे, जो पार्टी के जाने माने एमएलए हैं। उन्होंने जैसे ही सीएम सर की बॉडी देखी, उनको देखते ही सभी नौकरों से कहने लगे कि ये बॉडी यहाँ क्यों रखी हुई है।
साफ़ करो और इनकी बॉडी को भी क्लीन करो, इनकी बॉडी को बेडरूम में लेके जाओ, अच्छे से इनको नहलाओ धुलाओ और सब निशान साफ़ कर दो। फिर उनको नहलाया गया, उनके कपड़े भी बदल दिए गए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सीएम सर का मर्डर हुआ है, उल्टा एक नेचुरल डेथ ही लग रही थी। उनके गिरने की वजह से जैसे हार्ट अटैक आया हो और यही न्यूज़ फैला दी जाती है। अब सुधा समझ जाती है कि गंगा रेड्डी ही है जो क्लूज़ को मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो गंगा रेड्डी को अपने पास बुलाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनसे पूछती है, भाई आप क्लूज़ क्यों मिटा रहे हैं जब आप कहीं क्राइम की जगह पे गए हैं तो वो उल्टा भड़क जाता है और बोलता है, ज़रा मुझे नाम बताओ, किसने कहा है कि मैं क्लूज़ मिटा रहा हूँ, कौन ऐसी खबरें फैला रहा है। अब सुधा समझ जाती है ये जल्दी से उगलने वाला नहीं है सच। अब एक पुलिस ऑफिसर सुधा के पास आता है और वो उसको बताता है कि मैं भी वहीं पे खड़ा था। तो सुधा उसको पूछती है, तुमने रोका क्यों नहीं जब वो क्लू मिटा रहे थे तो वो ऑफिसर बताता है कि मैडम मेरे ऊपर कई लोगों से डायरेक्ट ऑर्डर आए हुए थे कि मर्डर स्पॉट पे मैं पहुंचूं तो लेकिन वहां पे कुछ भी ना करूं, और मैंने अगर कुछ भी अगर किया तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। अब सुधा समझ जाती है कि ये एक मर्डर ही है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब वो इन्वेस्टिगेशन का तरीका थोड़ा चेंज करती है और सभी ऑफिसर्स को बोलती है कि सीएम सर के पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बारे में पता करो और उनके फाइनेंशियल के बारे में भी पता करो और फैमिलीज इश्यूज क्या चल रहे हैं वो भी पता करो, और कोई भी क्लू मिले तो सबसे पहले मुझे बताओ और छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल को भी नोट करो। अब सीएम की फैमिली को भी बुलाया जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, लेकिन हमें ना गंगा रेड्डी पे शक है क्योंकि जिस दिन पापा मीटिंग पे गए थे वहाँ पे उन्होंने सबके सामने गंगा रेड्डी को चाटा मार दिया था, क्योंकि पार्टी फंड से बहुत सारे पैसे गंगा खुद अपने लिए चुरा लेता था और आगे से आम लोगों की भलाई के लिए वो पैसे नहीं बचते थे। तो इसमें उनको बहुत ही बुरा लगता है कि भाई आम जनता सफ़र कर रही है इनकी पार्टी के लोगों की वजह से। गंगा काफ़ी चिढ़ भी जाता है वो दिन। अब एक और बात पता चलती है कि सीएम सर का एक लड़की के साथ चक्कर था और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब सुधा का शक गंगा रेड्डी पर ही जाता है, शायद उसी ने सीएम को मरवाना चाहा होगा क्योंकि सभी चीज़ें गंगा के खिलाफ ही जा रही होती है। सीएम का कॉल लॉग चेक किया जाता है जिस दौरान उनको काफ़ी अननोन नंबर से कॉल आए हुए रहते हैं, उन नंबर्स पे ट्रेस किया जाता है। तो सुधा पहुंचती है रवि नाम के एक आदमी के पास। रवि को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उसकी से पूछताछ करती है। तब रवि बताता है कि मैंने गंगा रेड्डी के जरिए सीएम सर से कुछ पैसे उधार लिए थे, उसी वजह से मेरी उनसे बातें हुई थी, वरना मैं उनको पर्सनली जानता भी नहीं था। और हमें पता चलता है कि सीएम का अफेयर चल रहा था मुस्कान नाम की एक मुस्लिम लड़की के साथ, तो जो सीएम के काफ़ी क्लोज भी थी। ये जान के तो सुधा काफ़ी शॉक भी हो जाती है क्योंकि उनकी उम्र अच्छी खासी थी। अब वो मुस्कान को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाती है और उसके घर पे उसके रिलेटिव्स मिलते हैं जो मुस्कान से कोई भी सवाल जवाब करने के लिए मना कर देते हैं। तो फिर सुधा समझाती है कि अगर आप लोग सच नहीं बताएंगे मुझे एक बार मुस्कान से मिलने दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो उनके परिवार वाले बोलते हैं कि ठीक है, आप मुस्कान से एक बार बात कर लो। तो मुस्कान आती है और वो बताती है कि लगभग 1 साल पहले मेरे भाई की नौकरी छूट गई थी और हमारा परिवार बहुत ही बुरी हालत में था, जिस वजह से मैं और मेरे परिवार के काफ़ी रिलेटिव मदद मांगने गए थे उनके पास। हमारी पहचान के अंकल सीएम को जानते थे तो उनके ज़रिए हम सीधे सीएम सर के पास गए। तो मेरे भाई की उन्होंने जॉब के लिए रिक्वेस्ट की जिसके लिए वो तुरंत ही मान गए, जिस वजह से मेरे दोनों भाइयों को जॉब लग गई। फिर मैंने देखा कि मुझे सर को थैंक यू बोलने जाना चाहिए क्योंकि मैं ही उनके पास गई थी जॉब की रिक्वेस्ट करने के लिए। तो मैं उनको गई थैंक यू बोलने के लिए। जब मैं थैंक यू बोलने गई तो मैंने देखा कि वो बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, वो भी बार बार पी रहे थे। तो मैंने उनको कहा, सर आप ऐसा मत कीजिए, आप ओपन में आप ऐसे सिगरेट पियेंगे तो आपकी इमेज का क्या होगा। तो उन्होंने सिगरेट तुरंत फेंक दी और उस दिन से मेरी और सीएम सर की बातें होने लगी और बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये बात सीएम सर की फैमिली को भी पता चली, उन्होंने गुस्सा होकर झगड़ा करने लगे। अब उनको अकेला छोड़कर कहीं और रहने लग गए। इस दौरान सीएम सर बहुत अकेले हो गए थे तो मैंने ही उनका साथ दिया। बीच उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो काफ़ी सोचने के बाद मेरे परिवार वालों ने ये बात मान ली और मेरा उनके साथ निकाह हो गया। अब वो बताती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मेरी उनके साथ शादी भी है। फिर मुझे एक दिन पता चला कि उनकी मौत हो गई है। अब ये मेरे लिए तो काफ़ी दर्दनाक है क्योंकि मैं लगभग रोज़ाना उनसे बात करती थी और वो किसी भी प्रॉब्लम में होते थे तो मुझे ज़रूर बताते थे। फिर सुधा सोचती है रवि को बुलाया जाए, जो बोल रहा था कि वो ज़्यादा नहीं जानता है सीएम सर को। फिर उसको बुलाया जाता है थाने और लेकिन वो वही पुराना रट रखता रहता है, लेकिन फिर उसे अच्छे से कुटाई की जाती है। फिर वो सच बताना शुरू करता है दोस्तों।
असल में गंगा रेड्डी के जरिए हम सीएम सर के पास पहुंच पाए और इस काम में मेरे दो दोस्त भी साथ दे रहे थे, जिनके बाद हमने सीएम सर से कहा कि हमारे पास कुछ हीरे हैं जो हमारे प्रॉपर्टी से हमको मिले हैं। अगर ये बात हम सीधे गवर्नमेंट को बताते हैं तो हीरो को गवर्नमेंट ले लेगी और बिना किसी बिल के हम उसे मार्केट में भी नहीं बेच सकते हैं, जिस वजह से हम सीएम सर से आधे दाम पे हीरे बेचने के लिए गए थे। अब रवि की प्रॉब्लम समझकर हीरे के बदले पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां रवि के साथ गंगा भी होता है और इसी वजह से सीएम को उस पर कुछ स्कैम और फ्रॉड नजर नहीं आता, क्योंकि उस समय रवि सीएम से कहता है कि ठीक है, अगले दिन मैं आपको पैसे वैसे दे दूंगा इसके बदले। लेकिन पता है क्या होता है दोस्तों, कि वो लोग पैसे तो सीएम से ले लेते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस करके जाते हैं कि हीरा अभी हमारे पास नहीं है, हम कल आपको आके दे के जाएंगे। लेकिन अगले दिन से रवि सीएम का नंबर ही ब्लॉक कर देता है और उनको इग्नोर करने लगता है। एक्चुअली में दोस्तों, रवि के पास कोई हीरा होता ही नहीं है। ऐसा करने के लिए उसे गंगा रेड्डी ने कहा था और रवि को कहा था, क्योंकि सीएम के अच्छे पॉलिटिशियन थे जो सबकी मदद करते थे और वो अच्छे पॉलिटिशियन थे, नेक थे, इसके लिए उनके पास कभी ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे। तो पार्टी फंड से पैसे निकाल के उन्होंने रवि को दिया था, ये सोच के कि जब वो आएगा तो हीरे हम लोग पार्टी फंड में जाके लगा देंगे। पार्टी के लोगों को इस सब के बारे में पता चलने लगा, फिर वो काफ़ी प्रेशर करने लगे कि भाई सीएम को ने ऐसे कैसे कर दिया है, ये स्कैम हो गया है ये तो। एक्चुअली ये सब रेड्डी का ही प्लान था कि ऐसा करने से पार्टी वालों का उनके ऊपर से थोड़ा भरोसा उठ जाए, और इसी बात को लेके सीएम की रेड्डी के साथ कहा सुनी हुई थी और जिसके ऊपर उसे थप्पड़ मिला था। सुधा को सब बातें क्लियर होने लगती है कि ये सब कुछ गंगा ने ही किया है और अब तो उनके पास कारण भी था। अब सीधा कुछ कर पाती और डिटेल्स निकाल पाती, केस को पूरी तरह से सीआईडी को दे दिया जाता है। अब सुधा परेशान हो जाती है, क्या करूँ, केस के बाहर निकाल देने के बाद भी वो अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, वो भी सीनियर से छुप के। अब सुधा को ये भी पता चलता है कि सीएम को जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन मौत से एक दिन पहले गंगा ने रवि और उसके दो दोस्तों को बुलाया था और तीनों को 1-1 करोड़ देकर सीएम को मारने के लिए बोला था। अगली रात तीनों सीएम के घर घुसकर वहां जाते हैं और वहां उसको मार देते हैं। अब ये सब जानने के बाद सब बातें क्लियर हो गई थी। अब सुधा फाइनल रिपोर्ट बनाना चाहती है, लेकिन उसे रिपोर्ट ही नहीं बनाने दी जाती है। जो उसके दूसरे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हायर ऑफिशियल को ये भी बता देते हैं कि सुधा अभी भी इस पे काम कर रही है, तो उसे रोकना पड़ेगा। हायर ऑफिशियल्स भी नहीं चाहते थे कि ये केस सॉल्व हो, और वो चाहते थे सीआईडी ने जो रिपोर्ट बनाई है वही जनता के पास है, कोई और खबर बाहर निकल के आए ही नहीं। सुधा को फिर दूसरे केस में लगा दिया जाता है। अभी आगे 1 महीने बाद सुधा न्यूज़ देखती है और सीएम सर के केस में कोई फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आती है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। अब एक दिन कृष्णा सुधा से मिलने उनके घर पे आता है और उन्हें बताता है कि मुझे सीआईडी से काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि मैं उनकी बात मान लूँ और मीडिया के सामने वही आके बताऊँ जो उन्होंने डिसाइड किया है, और ये सब के पीछे उनकी बेटी और उनके पति भी मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं। अब सुधा को तो शौक लगता है कि सीएम सर की बेटी ऐसा क्यों करना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मर्डर में मिली भगत है उसकी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि सीएम सर के मरते वक्त वहाँ गंगा, रवि, उसके दो दोस्त जिन्होंने मिलकर सीएम को मार दिया था, वहाँ सभी हैं और उन्हें जानबूझकर मरने से पहले एक लेटर भी लिखवा दिया था कि मेरा ड्राइवर मुझे मारना चाहता है। और इस मर्डर में सिर्फ वो लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि सीएम की बेटी और उनका बेटा भी शामिल था। असल में क्या हुआ था, सीएम के बच्चों को बात पता चल गई थी कि उनके पिता की एक और बीवी है जिन्होंने अभी रिसेंटली शादी की है, जिसका नाम मुस्कान है। और उन्हें पता चलता है कि मुस्कान पेट से है, तो वो सोचने लगते हैं अगर प्रॉपर्टी के आगे हिस्से हुए तो मुस्कान के बच्चे को भी मिलेगा, जिससे उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो वो मुस्कान और उसके बच्चे को प्रॉपर्टी का हिस्सा देने से पहले ही कुछ प्लान कर लेते हैं। अभी तक कोई वसीयत नहीं बनी होती है, तो उन्होंने अपने पिता को ही मार दिया और इस बीच उसके पिता कुछ भी एग्रीमेंट नहीं बना पाए और ना ही अपनी शादी को रजिस्टर कर पाए। अब सीएम के रास्ते से हटने के बाद गंगा के अगले सीएम बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो भी पार्टी का बड़ा मेंबर था। इस वजह से सभी लोग मिलकर सीएम को मार देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हमें ये बिल्कुल दिखाई नहीं जाता है कि आगे क्या होता है। सीआईडी क्या रिपोर्ट बनाती है, किसी को सज़ा मिली कि नहीं मिली, ये सब हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है। इसमें सिर्फ ये बताया चलता है कि कत्ल हुआ है और उस पर इन्वेस्टिगेशन सीआईडी की अभी भी जारी है। तो यहाँ पे ये मूवी ख़त्म होती है।